Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बेनेटेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास 3-4 कंप्यूटर्स हैं, उनमें से एक लैपटॉप भी हो सकता है जो मेरे पास है। उनको मुझे कनेक्ट करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास केबल्स है, मेरे पास बहुत सारी लंबी चौड़ी केबल्स हैं। मैं 3-4 केबल लेता हूं और सबको एक साथ कनेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे क्या है, मुझे कंप्यूटर ए से कंप्यूटर डी में कनेक्ट करना है। मान लीजिए वो सीक्वेंस में है, तो पीसी नंबर ए और पीसी नंबर डी मुझे कम्युनिकेट करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ए और डी को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ तो मेरे पास 3-4 डिवाइसेस हैं, तो मैं हर किसी को अगर हर दूसरे से कनेक्ट कर दूँ तो वायर्स कम होंगी और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, अगर मान लीजिए मेरे पास 10, 20, 30 उससे ज़्यादा डिवाइसेस हैं, तो मैं अगर हर किसी में कम्युनिकेशन बिठाना चाहता हूँ, हर किसी में कनेक्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे परम्यूटेशन नंबर ऑफ वायर्स लगेंगी। मैं एक पीसी को हर दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा, फिर दूसरे को हर दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा। इस तरीके से इतनी सारी वायर्स हो जाएंगी। उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और ये बिल्कुल इनइफेक्टिव होता है क्योंकि मेरे पास नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, और उतने बड़े नेटवर्क में जहाँ 100-200 से ज़्यादा डिवाइसेज हैं, वहाँ पर बिल्कुल इनइफेक्टिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं हार्डवेयर लगा रहा हूँ, हर किसी को हर किसी से जोड़ रहा हूँ। तो मेरे पास केबल्स बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा, पूरा सब कुछ मैसअप हो जाएगा, बहुत कॉस्ट लगेगा मेरा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे ओवरकम करूँगा? तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, सारे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए मुझे एक सेंट्रल हब चाहिए, और उस हब से मैं सब डिवाइस को कनेक्ट करूंगा। और वो हब क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या भेजना है, कौन सी डेटा कहाँ से आ रही है, कहाँ जानी चाहिए, किस तरीके से जानी चाहिए, मुझे रोकना है उस डेटा को या नहीं, और कहाँ भेजना है, कहाँ फॉरवर्ड करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, ये सब डिसाइड करता है वो नेटवर्क का हार्डवेयर जो हम यूज़ करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहला जो आता है मोस्ट बेसिक वाला, वो होता है हब। अब हब क्या होता है, हब क्या करता है, वो एक लेयर 1 डिवाइस है। अभी हमने OSI मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हब है वो लेयर 1 पर काम करता है, जो कि फिजिकल लेयर होती है। OSI पढ़ने के बाद आप ये समझ जाओगे कि मैं लेयर 1 पे उसको क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी में अगर आप कोई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो, जिसके बारे में स्टार टोपोलॉजी के बारे में मैंने बताया था, तो एक सेंट्रल हब होता है, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो हब क्या करता है कि एक कंप्यूटर अगर उसने एक पैकेट भेजा है, हब पे भेजा है, जो कि एक कंप्यूटर है उसने हब पे एक पैकेट भेजा, तो हब क्या करता है, वो उस पैकेट को सारे के सारे पोर्ट्स में फॉरवर्ड कर देता है। मतलब वो सिर्फ ये देखता है कि वो पैकेट कहाँ से आया है, और उस डिवाइस को छोड़कर बाकी सारे के सारे पोर्ट्स में वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है, सब डिवाइसेस में। मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं है उसमें, एक डेटा आया उसके पास, वो सारे के सारे पोर्ट्स में फॉरवर्ड कर देगा। मतलब मुझे अगर डी को भेजना है तो मुझे हब को भेजना पड़ेगा पहले, और हब क्या करता है, डी को तो भेजता ही है, बाकी सारे डिवाइसेस को भी भेज देगा जो उन्होंने, मतलब जो इन्वॉल्व ही नहीं है कम्युनिकेशन में, बी सी वगैरह जो भी होंगे, जो इन्वॉल्व नहीं है उसको भी भेज देता है, सारे के सारे डिवाइसेस में वो फॉरवर्ड कर देता है। इस टाइप का डिवाइस है ये। तो फ़ायदा इसमें ये था कि मेरे पास अगर एक पोर्ट है तो मैं उस पोर्ट से बहुत सारे डिवाइसेस में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जिसको मुझे डेटा भेजनी है उसको तो जा ही रही है, बाकी सबको भी जा रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। और एक और बात कि जो डेटा है वो फ्लड हो जा रही है पूरे नेटवर्क में, एक डेटा बहुत सारे जगह प्रोपोगेट हो जा रही है, तो फ्लड हो जा रहा है, नेटवर्क स्लो हो जाता है। इस केस में सारे के सारे पोर्ट्स को फ्लड कर दे रहा है, यूज़ कर ले रहा है। तो हब एक सबसे बेसिक डिवाइस है, तो सबसे पहले आया था। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना काम नहीं आया ये, और आप ये यूज़ नहीं होता है अब। तो दूसरा जो डिवाइस है रिपीटर। अब रिपीटर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ होता है। वायरलेस में यूज़ होता ही है, लेकिन वायर्ड में भी यूज़ होता है। मान लीजिए आपके घर में एक कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, और उसका एक मॉडेम है, तो वो मॉडेम आपके घर के कोने में लगा हुआ है, तो आपका घर बहुत बड़ा है, मतलब आपका घर बहुत बड़ा है, उस वाईफाई के मॉडेम के रेंज से भी बड़ा है वो। अब क्या होता है कि अगर आप घर के ऑपोजिट जगह बैठे हुए हो, अपने कमरे में बैठे हुए हो, तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, वाईफाई की या वायरलेस के सिग्नल्स उतने वीक होते जाएंगे। तो आपको अगर दूर आप बैठे हो तो आपके पास सिग्नल्स कम आएंगे, आपकी स्पीड कम होगी। वहाँ पर हो सकता है कि आपके पास सिग्नल्स आए ही ना, आप कनेक्ट ही ना कर पाओ अपने ही घर में। तो इस केस में यूज़ होता है रिपीटर। चाहे आप इथरनेट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वायरलेस यूज़ कर रहे हो, रिपीटर क्या करता है, ये सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। मतलब वाईफाई मॉडेम और आपके बीच में अगर आप रिपीटर्स लगा देते हो इक्वल डिस्टेंसेस पे, तो वो धीरे धीरे जितने भी सिग्नल्स थोड़े वीक होते जाएंगे उसको फिर से रीजनरेट करके उसी एम्पलीट्यूड पर वो ला देगा। तो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी हो सकता है यहाँ पर।
तो रिपीटर एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को फिर से रीजनरेट करता है, सेम फ्रीक्वेंसी पर लाता है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके और जहाँ तक उसको सिग्नल्स को पहुँचाना है वहाँ तक वो बिना किसी डिग्रेडेशन के पहुँचा सके। तो सिग्नल में लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं रिपीटर। और जो सिग्नल्स वायरलेस होते हैं उनमें बहुत कम डिस्टेंस तक ही आप उसको पकड़ सकते हैं, तो इसलिए रिपीटर उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप कोई राउटर खरीद रहे हैं, अगर आप कोई वाईफाई खरीद रहे हैं तो ये याद रखिएगा, अगर आपका घर बड़ा है तो आपको रिपीटर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर सिग्नल को रीजनरेट किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसे चलाया जाता है। अब अगर मॉडेम की बात करें तो वो एक जनरल टर्म है। तो ये ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ताकि वो टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रैवल कर सके और वापस से उसको रिसीवर साइड पे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि डेटा किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का रेट चाहिए हमें, क्योंकि नेटवर्क में हमें फास्ट कम्युनिकेशन करना है। अब आते हैं NIC में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो आपके पीसी के अंदर लगा हुआ होता है, जिससे आप केबल को या टेलीफोन जो वायर होती है जिसका एंड पॉइंट होता है उससे आप कनेक्ट करते हो, अपने पीसी को कनेक्ट करते हो एक केबल या लाइन से, तो वो NIC होता है। अब NIC हर पीसी में इनबिल्ट आता है। आपके नेटवर्क का जो मैन्युफैक्चरर है, आपके पीसी का जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको NIC प्रोवाइड करता है उसकी एक मैक एड्रेस के साथ। हर NIC के साथ मैक एड्रेस जुड़ा होता है जो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब जनरली आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं उसको, लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है, आपका फिजिकल एड्रेस जो आपको एक NIC में मिलता है, जिससे आप कनेक्ट करते हो किसी भी नेटवर्क में। तो RJ45 कनेक्टर होता है टेलीफोन लाइन का, उसको आप कनेक्ट करते हो NIC के पोर्ट में, तभी जाकर आपका जो पीसी है वो कम्युनिकेट कर सकता है एक लाइन के थ्रू। तो लाइन, आपका जो पोर्ट यहाँ पर दिख रहा है बाहर की तरफ, वही है आपका जिस पोर्ट से आपका केबल अंदर जाएगा। तो मैं बता दूं कि कोई भी डेटा आपको नोड टू नोड ट्रांसफ़र करना है तो आपको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको किसी पीसी को एक डेटा भेजनी है तो आपको उसकी मैक एड्रेस पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जो NIC है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। आपको आपके पीसी की एड्रेस आपको इसी से मिलती है, NIC के थ्रू, जो आपको मैन्युफैक्चर करके देता है। अब आते हैं स्विच के ऊपर, जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है। अब ये क्या है, आप स्विच को बोल सकते हो एक इंटेलिजेंट हब। मतलब हब में क्या होता था कि कोई भी डेटा अगर उसको भेजो तो वो सारे पोर्ट में फॉरवर्ड कर देता था, सारे डिवाइसेस पे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप हब को बताते हो कि कौन से पोर्ट में आपको डेटा ट्रांसफर करनी है। मतलब हब ये डिसाइड करता है कौन से पोर्ट में उसको जाना है, डेटा को जाना है। अब स्विच के पास एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो पता करता है, जो पता रखता है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या है या उनकी एड्रेस क्या है, तो उसको पता रहता है। अब कोई डेटा उसके पास आई तो वो डेटा कहाँ जानी चाहिए ये उसको पता रहता है, तो वो उस डेटा को उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा, ना कि सारे के सारे पोर्ट्स पे। अब यहाँ ये हो रहा है कि मुझे अगर डेटा कंप्यूटर D को भेजनी है तो वो D पे ही जाएगी, मेरे थ्रू, स्विच के थ्रू D पर ही जाएगी। अब वो किसी और डिवाइस पे नहीं जाएगी। तो इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हब में बहुत सारा कंजेशन होता था, बहुत सारा फ्लडिंग होता था, यहाँ पर फ्लडिंग नहीं हो रहा है। जहाँ मुझे डेटा पहुँचानी है सिर्फ वहीं पर जा रही है। तो स्विच बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को, बहुत सारे डिवाइसेस को, नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है एक साथ स्टार टोपोलॉजी में। और लेयर 2 डिवाइस है ये OSI मॉडल का। और यहाँ पर मैक एड्रेस के थ्रू सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है। एक ही नेटवर्क पे आपको कम्युनिकेट करना है, एक ही सबनेट पे कम्युनिकेट करना है, तो आप स्विच यूज़ करोगे। तो अब आते हैं ब्रिज के ऊपर। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज को आप बोल सकते हो एक इंटेलिजेंट रिपीटर। अब ब्रिज भी एक लेयर 2 डिवाइस है। यहाँ पर एक रैम होता है, मतलब एक मेमोरी एलिमेंट होता है। ये क्या करता है कि दोनों साइड के कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के मैक एड्रेस का वो स्टोर करके रखता है। मतलब वो याद कर लेता है, जैसे जैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रही है वो याद करते जाता है, स्टोर करते जाता है मैक एड्रेसेस को। अब यहाँ क्या होता है कि अगर मैं एक साइड का सिस्टम पे हूँ, मुझे डेटा ट्रांसफ़र करनी है उसी साइड के किसी सिस्टम पे, तो अगर मैं ब्रिज के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करूँगा तो ब्रिज देखेगा कि वो मैक एड्रेस कहाँ की है। मतलब मेरे ही साइड की मैक एड्रेस है अगर डेस्टिनेशन की, तो उसको वो दूसरी तरफ जाने ही नहीं देगा। उस डेटा को वो दूसरी तरफ जाने नहीं देगा, मतलब उसको प्रोपेगेट नहीं करेगा दूसरे सिस्टम के पास, दूसरे साइड के पास, राइट साइड अगर आप बोल सकते हो। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड में हूँ, अगर मुझे लेफ़्ट के ही किसी पीसी में जाकर डेटा को भेजना है, तो ब्रिज क्या करता है, उसको राइट साइड में जाने नहीं देता है, उसको लेफ़्ट में ही फॉरवर्ड कर देता है, लेफ़्ट में ही उसको रिटर्न कर देता है। तो ये इंटेलिजेंस का काम हो जाता है। जो रिपीटर था वो नो मैटर कहाँ आप डेटा भेजना चाह रहे हो उसको आगे भेजता ही था। यहाँ पर वो ब्रिज है जो आपको आगे, मतलब डेटा को ज़्यादा आगे तक भेजता नहीं है, वो सिर्फ उसी साइड भेजता है जहाँ की मैक एड्रेस उसके पास एक जगह की होगी।
अब आते हैं राउटर्स पे। अब राउटर क्या करता है, राउटर एक नेटवर्क लेयर का डिवाइस है जो OSI मॉडल के लेयर 3 पर आता है। ये अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है। मतलब मान लीजिए मेरे घर में एक नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है और मेरे पड़ोसी के घर में दूसरा कोई नेटवर्क है, तो इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन मुझे करना है तो मुझे राउटर यूज़ करना पड़ेगा। अब राउटर में क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे उस नेटवर्क के किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे उसका मैक एड्रेस नहीं पता रहेगा। अब उसका मुझे मैक एड्रेस नहीं पता रहेगा तो मुझे उसकी IP एड्रेस पता रहेगी। अगर किसी चीज़ की IP एड्रेस मुझे पता है तो मुझे लेयर 3 का डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब के लिए आप ये समझ लीजिए कि राउटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। आपके घर में आप राउटर यूज़ कर रहे हो, उसका मतलब यही है कि आप बाहर के इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो। आप किसी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सीमित नहीं हो, आप अपने में ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप राउटर को यूज़ कर रहे हो। और आजकल यही हो रहा है कि जो राउटर है उसमें इनबिल्ट स्विचेस आते हैं। अगर आप स्विच अगर घर में यूज़ नहीं करते हो तो मतलब यही है कि आपके राउटर में स्विच लगा हुआ है। तो लेयर 3 का डिवाइस है और बहुत कॉमनली यूज़ होता है आजकल, बहुत सारे नेटवर्क्स में यही यूज़ होता है और वायरलेसली यूज़ होता है आजकल। तो राउटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करता है। नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन नहीं करता है, ये नेटवर्क के अंदर भी करता है अगर उसमें स्विच होगा तो, लेकिन नेटवर्क के बाहर भी वो कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, एक लैन पोर्ट होता है जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाता है, और एक वैन पोर्ट होता है जो अंदर के डिवाइसेस को बाहर के इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाता है। अब गेटवेज क्या है, गेटवेज कोई फिजिकल ऐसा हार्डवेयर नहीं है। गेटवेज आपको अगर मार्केट में जाओगे आप तो गेटवे अगर आप मांगते हो तो आपको गेटवे मिलेगा नहीं, क्योंकि गेटवे एक डिवाइस नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, फर्मवेयर आप बोल सकते हो। ये क्या करता है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। मतलब राउटर भी वही है, गेटवे भी वही है, लेकिन गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो राउटर में ही रहता है, राउटर में इनबिल्ट रहता है, वो राउटर को काम करने में मदद करता है। अब यहाँ हम गेटवेज को प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स मतलब मान लीजिए मैंने एक कम्युनिकेशन बनाया हुआ है अपने घर पे, एक नेटवर्क सेटअप किया हुआ है, उस नेटवर्क पे मैं कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए, और कोई और बाहर का अगर कोई इंसान है उसने नेटवर्क बनाया हुआ है और वो कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, अपना ही कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है अपने अंदर नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए एप्पल का कोई नेटवर्क है, वो कोई और नेटवर्क का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पर अलग से नेटवर्क का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, तो इन 2 प्रोटोकॉल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है वो अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए एक कॉमन मीडियम होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वही लैंग्वेज को हम गेटवेज के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं। तो गेटवेज एक कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ करता है ताकि वो दूसरों के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट कर सके। तो गेटवे अलग से कुछ नहीं होता है, राउटर के अंदर ही लगा होता है, जो कि राउटर का ही काम करता है, आपको फिजिकली उसका कनेक्शन नहीं दिखेगा। अब जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसको आप राउटर भी बोल सकते हो, आप जो यूज़ करते हैं घर में वायरलेस एक्सेस पॉइंट जहाँ से आप कनेक्ट होते हो, आपका राउटर जो होता है वो आजकल वायरलेस ही आ रहे हैं, तो आप वायरलेस राउटर को ही आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट बोल सकते हो। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप मोबाइल पे वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो वो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड होगा, जो आपका राउटर है वो मॉडेम आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर वैप हम बोलते हैं, ये एक लेयर 3 का डिवाइस है। तो उसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। वायर्ड तब होता है जब वो बाहर से कोई लाइन आ रही है इंटरनेट की, जहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हो आपके ISP से, ब्रॉडबैंड हो गया, DSL हो गया, केबल मॉडेम हो गया, जैसे भी आप कनेक्टेड हो तो वो वायर्ड से होगा। और बाकी का जो अंदर का नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है वो वायरलेसली होगा। वो वेव्स को ट्रांसमिट करता है, जो उसकी रेंज में अगर जितने भी डिवाइसेस होंगे वो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनको हम बीकन्स भी बोल सकते हैं, जो बीकन्स वो ट्रांसमिट करता है कंटिन्यूसली, ताकि दूसरे डिवाइसेस उसको डिटेक्ट कर सकें और फिर वो भी कनेक्ट हो सकें। तो ये थे हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो बेसिक वाले थे। मैंने आपको सारे बता दिए जितना मुझसे हो सकता था। अभी आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। सारे डिवाइसेस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्विचिंग किस तरीके की होती है, कितने टाइप की स्विचिंग होती है नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के बाहर। तो अगली वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ब्रेनडेक यूट्यूब चैनल। तो नेटवर्किंग के इस पार्ट में आपको स्वागत है। हम आज देखेंगे कि कौन कौन से मीडियम्स है, कौन कौन से फिजिकल मीडियम्स है जिससे हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग कैसे डेटा भेज सकते हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि जो हमारे टोपोलॉजीज़ हैं बस, स्टार, और हम लोग ने एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम नेटवर्क्स को कनेक्ट क्यों करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं।
लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि हम उसको फिजिकली कैसे कनेक्ट करें। मतलब कनेक्शन के लिए तो हमें कुछ तो चाहिए होगा ना, हो सकता है वो वायर हो या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फिजिकल केबलिंग होती है, फिजिकल कनेक्शंस होते हैं आप जो यूज़ करते हैं कॉमनली, जो वायर्स यूज़ करते हैं, केबल्स यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग कनेक्ट होते हैं एक्चुअल में, वो हमारे पास किस किस टाइप्स के हैं और क्या क्या उसका काम है, किसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली कैसे कनेक्ट करोगे टोपोलॉजीज में नेटवर्क को, और एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से या डिवाइस को एक नेटवर्क डिवाइस से, हब से आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो फिजिकली। तो मैं यहाँ पर केबल्स की बात करने वाला हूँ। जो केबल्स हम लोग कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, या हो सकता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडियम्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं, हम इनको बोलते हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडियम में हम लाते हैं उन केबल्स को या उन कनेक्शंस को जिसको हम देख सकते हैं, मतलब हम जिसको छू सकते हैं। हम लोग गाइडेड मीडिया तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी। तो अनगाइडेड मीडिया का मतलब ये है कि हम जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, तो वो वेव्स यूज़ करते हैं, वो वायरलेस मीडिया आप बोल सकते हो। तो अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस मीडिया और गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड मीडिया। तो गाइडेड की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनगाइडेड वाले में। तो गाइडेड में हमारे पास आते हैं तीन मेन टाइप्स के केबल जो हम यूज़ करते आए हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। और अनगाइडेड में हमारे पास होते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो आज हम केबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो अनगाइडेड मीडिया है उनके बारे में मैं अलग से किसी और वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि हम लोग पहले एथरनेट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वाईफाई में आएंगे, वायरलेस में आएंगे, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में, जो मोस्ट बेसिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक मेन वायर होती है और मेन वायर के अंदर हमारे पास मतलब नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 8 छोटी वायर्स को। तो वो कॉपर वायर्स होती हैं, तो इनको हम 8 वायर्स को हम 4 पेयर्स में अरेंज करते हैं, और हर एक पेयर को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि हम 2 वायर्स को एक साथ लपेट देते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास 4 पेयर्स हैं, 2 वायर्स को हमने एक साथ लपेटा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बाहर से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आती है, कोई नॉइज़ आती है, कोई एक्स्ट्रा सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, जैसे बाहर का कोई कनेक्शन है या कोई दूसरा वाईफाई है, किसी और का वाईफाई है, किसी और का इथरनेट, वो भी सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो उसके साथ हमारा सिग्नल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर सेम फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे पास नॉइस इंटरफेरेंस हो जाए या EMI हो जाए। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 वायर्स को पेयर अप कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो एक वायर में इंटरफेरेंस जनरेट हो रही है वो दूसरी वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली वाइंड अप हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम रिमूव नहीं कर सकते पूरे तरीके से इंटरफेरेंस को, लेकिन हम उससे पूरे तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिमूव तो नहीं होगा, हम यहाँ पर इंटरफेरेंस रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे टाइप्स होते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के हम मोस्ट कॉमन टाइप्स यूज़ करते हैं वो है UTP और STP। UTP का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड में मतलब हमारे पास सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो शील्डिंग है, हमारे पास जो प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो हम यूज़ करते हैं केबल्स को बाहर एनवायरनमेंट से इंसुलेट करने के लिए और इंटरफेरेंस वगैरह कम करने के लिए, वो हमारे पास अनशील्डेड में नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर भी हम इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कम रिड्यूस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू STP। अब STP में क्या है, STP का फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब शील्डेड में हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेटल शील्ड आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर में, मेटल शील्ड हमारे पास इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करती है और हमें एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है केबल्स को, कि जो डेटा है वो सही टाइम पर पहुंचे और वही डेटा पहुंचे जो हम भेज रहे हैं। इंटरफेरेंस हमारे पास कम होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल की दुनिया में जो हम ट्विस्टेड पेयर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हम UTP केबल ही यूज़ करते हैं। जो इथरनेट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम UTP केबल यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर के केस में। तो अगर आपके घर अगर ब्रॉडबैंड लगा है, लैन लगा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर UTP केबल्स हम लोग लगाते हैं फिजिकली कनेक्ट करने के लिए। तो UTP में हमारे पास कैटेगरीज है बहुत सारी। तो UTP केबल्स में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं और जनरेशन टू जनरेशन कैटेगरी डिवाइड हो रही है। जो सबसे पहले आई थी वो Cat 1 थी, और आज जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो न्यू हमारे पास है वो Cat 7 तक आ चुकी है। तो केबल टाइप्स में सारे में ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है एट द बेसिस ऑफ डेटा रेट, स्पीड कितनी मिलती है हमको। तो Cat 1 में सबसे कम स्पीड मिलती है, जो सबसे पहले आया था उसको हम यूज़ करते हैं ओल्ड टेलीफोन केबल जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्पीड हमारे पास इंक्रीज होती गई जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करते रहे थे।
तो कैट 2, कैट 3 इस तरीके से आप स्पीड देख सकते हो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसके एप्लीकेशंस भी आप देख सकते हैं। तो आजकल की दुनिया में हम जो यूज़ कर रहे हैं केबल्स वो है कैट 5E और कैट 6। तो कैट 5 की स्पीड होती है 100 Mbps, जिसको हम बोलते हैं फास्ट इथरनेट। तो फास्ट इथरनेट कुछ साल पहले ही आया है, 5-10 साल पहले आया था। तो इसकी स्पीड है 100 Mbps, जो कि अच्छी खासी स्पीड हमें इंक्रीज मिल गई थी पिछले वाले से। पिछले वाले की आप देखिए 16 Mbps थी कैट 4 की, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है एक बार में 100 Mbps। उसके बाद हमारे पास आती है कैट 5E। कैट 5E में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली। 1 Gbps की स्पीड हमको मिल रही थी, अप टू 1 Gbps। इसको भी हम फास्ट इथरनेट बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर गीगाबाइट आ गया, गीगाबिट आ गया, तो इसका नाम देते हैं हम गीगाबिट इथरनेट, क्योंकि उसकी स्पीड है 1 Gbps। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं आजकल। 5 और 5E मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है, लेकिन कैट 6 भी हमने यूज़ करना चालू कर दिया है। तो 10 Gbps स्पीड होती है कैट 6 की, जिसको हम गीगाबिट इथरनेट भी बोलते हैं या फिर 10G इथरनेट भी बोलते हैं, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से एवोल्यूशन होते जा रहा है, स्पीड ऑफ बढ़ती जा रही है। और 100 Gbps की भी मेरे ख्याल से आ चुकी है केबल, मुझे याद नहीं है, मतलब ठीक से यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो ट्विस्टेड पेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये चीप केबल है, हमारे पास इसमें ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं लग रहे हैं, सिर्फ प्लास्टिक कवरिंग लग रही है, छोटी वायर्स लग रही हैं, और सिलेक्टिव केस में हमारे पास मेटल शील्ड भी लग रही है STP के केबल में। लेकिन STP ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, क्योंकि उसमें मेटल शील्ड है और चीप नहीं रहता है वो, और मतलब फिजिबल नहीं है हमारे पास। जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमको चीप चाहिए केबल, तो हम UTP यूज़ करते हैं और ईजी होता है इसके साथ काम करना। डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें डेटा रेट हमको कम मिलता है, जैसे कि आप देख रहे थे कि सिर्फ 100 Mbps 1 Gbps जो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड हमको रिक्वायरमेंट पड़ रही है आजकल। लेकिन इसकी डेटा जो रेट है वो कम है, और ये बहुत कम रेंज के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा इसको आप इंक्रीज़ करेंगे रेंज को, जैसे कि हम यहाँ भी देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम लेंथ, जैसे जैसे हम केबल्स को बढ़ा रहे हैं, उसके इवोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, हमारे पास लेंथ वो जो लेंथ है उसकी लिमिटेशन हो जा रही है 100 मीटर की। उससे ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो स्पीड में आपको कमी मिलेगी, इंटरफेरेंस हो जाएगा, सिग्नल वीक हो जाएगा। तो इस केस में हम शॉर्ट रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए ही यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को। अब आते हैं कोएक्सियल केबल में। कोएक्सियल केबल का एग्जांपल आप देख सकते हैं टीवी केबल्स पे, जो हम टीवी यूज़ करते थे, केबल टीवी यूज़ करते थे। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है आपको, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, प्लास्टिक कवर है सबसे बाहर, फिर उसके अंदर इंसुलेटर है, फिर एक शील्ड है, फिर एक और इंसुलेटर है, फिर सबसे छोटा जो आया इनर कंडक्टर। तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेक्शन है, तो इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है, जैसे कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास इम्यूनिटी ज़्यादा है तो डेटा रेट भी ज़्यादा होगा। तो केबल टीवी में हम यूज़ करते हैं, सैटेलाइट एंटीना से कनेक्ट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और होम और बिजनेस में ही इसका जो काम है वो मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है हमको, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इस केबल की। तो एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। एडवांटेजेस हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी, हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और शील्ड लगी हुई है तो सिग्नल वीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक्सटर्नल नॉइज़ अगर आती है तो वो भी इम्यून हो जाती है। यहाँ पर ये वही बोल रहा है कि इंटरफेरेंस नहीं होता है, और बैंडविड्थ हमको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो ट्विस्टेड पेयर केबल था उसमें बैंडविड्थ हमको कम मिल रही थी, 100 Mbps की 10 Mbps की मिल रही थी। तो यहाँ पर उस पर बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, GBs में हमारे पास बैंडविड्थ होती है इसमें। और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आप देख सकते हो कि मतलब ऑब्वियस है कि बल्कि ये बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन आप यूज़ कर रहे हो, शील्ड लगा रहे हो, 2-3 इंसुलेटर लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, थिक हो जाता है। इसलिए इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमको जो इक्विपमेंट चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, बिछाने के लिए केबल्स को, वो एक्सपेंसिव होते हैं, और सिक्योरिटी का इशू भी होता है इसमें, और ग्राउंडिंग आपको नेसेसरी हो जाती है अगर आप कोएक्सियल यूज़ करते हैं तो। अब आते हैं जो सबसे एडवांस्ड हमारे पास केबल्स यूज़ हो रही हैं आजकल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये लाइट सिग्नल्स के स्पीड में हमारे पास सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, आप जानते हैं। तो लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज़ ट्रैवल हो रही है तो कितनी फास्ट हो सकती है वो। तो ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिग्नल्स को लाइट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। और ये यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। अगर आप जानते हैं कि जो ओशियंस के अंदर से केबल गई है, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रही है, कॉन्टिनेंट्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रही है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये यूज़ होता है, क्योंकि लाइट जो है बहुत इम्यून होती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकती है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है, बाहर से जैकेट लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए,
फिर स्ट्रेंथ के लिए भी एक मेंबर लगा हुआ है, फिर कोटिंग लगी हुई है, क्लैडिंग लगी हुई है। क्लैडिंग मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है हमारे पास कोर के आसपास, वो क्लैडिंग होती है। अगर आप इसके ऊपर और पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर अलग से पढ़ सकते हैं। तो ये 2 मोड्स पे काम करता है, कॉमन है, जो सिंगल मोड और मल्टी मोड। मल्टी मोड में आपका ग्रेडेड इंडेक्स आता है, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड में आपका होता है स्टेप इंडेक्स। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है, रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं डेटा के, सिग्नल्स के, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है ये। बहुत ही छोटी केबल है, बहुत छोटी केबल है। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर को छू के देखोगे ना, अगर आप उसे कभी आपने देखा है या आपने नेट पर उसकी इमेज देखी है, तो बहुत पतली केबल होती है, एक बाल के जो स्ट्रैंड होता है उसके बराबर होता है। बहुत छोटी केबल होती है, बहुत लाइट वेट होती है और बहुत ज़्यादा इम्यून है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, बाकी दोनों केबल से बहुत ज़्यादा इम्यून है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसका, क्योंकि लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो फाइबर है, फाइबर की जो ग्लास हमारा यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। छोटे मोटे काम के लिए घर में आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जितना आप इंटरनेट के लिए दोगे उससे ज़्यादा आपको केबल्स में लग जाएंगे। बहुत फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाएगी ये, बहुत पतली होती है, ग्लास वगैरह यूज़ हो रहा है इसमें, तो इसके लिए आपको समझ आ रहा होगा कि कितना फ्रेजाइल है, जल्दी टूटने के चांसेस हैं, ब्रेक होने के चांसेस हैं। इंस्टॉल करना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केबल है, तो इंस्टॉल भी डिफ़िकल्ट ही होगा। तो ये थे 3 मेन टैब्स के ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रहा हूँ, आप जाके और स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के लिए आपको इतना जानना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्विचिंग मोड्स के बारे में। स्विचिंग क्या होती है, मतलब OSI के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले हम स्विचिंग पढ़ेंगे कि स्विचिंग क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्विचिंग। तो अलग अलग जो भी टाइप्स हैं हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।